गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने हार्डी-सुलज़े का नियम पढ़ा था। ठीक है, हार्डी-सुलज़े के नियम में अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि किसी आयन की विपरीत आवेशीय परिस्थित प्रावस्था पर अवक्षेपणकारी प्रभाव उस आयन की क्या संयोजकता पर निर्भर करता है। अर्थात हार्डी-सुलज़े ने कहा था कि कोई भी कोलाइडी पार्टिकल्स पर जिस आयन की संयोजकता जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, वह कोलाइडी पार्टिकल्स उतनी जल्दी क्या होंगे, अवक्षेप होंगे या फिर स्कंदित होते हैं। ठीक है, उसके पश्चात अपन एक उदाहरण देखे थे कि अगर अपने को ऋणावेशित कोलाइडों को अगर स्कंदित करवाना है, तो स्कंदित करने के लिए जो अपन इलेक्ट्रोलाइट्स काम में ले रहे हैं उनके ऊपर संयोजकता का क्रम क्या होगा। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था कि कोलाइडिक विलयन का स्कंदन जब तक नहीं होता जब तक कि विद्युत अपघट्य की न्यूनतम मात्रा नहीं डाल दी जाती। मतलब कब जितनी रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की उससे कम अगर मात्रा डालेंगे तो उस कोलाइडिक कण का क्या स्कंदन नहीं होगा। तो वह न्यूनतम मात्रा, वह विद्युत अपघट्य की वह न्यूनतम मात्रा, ठीक है, जो किसी भी कोलाइडी विलयन को स्कंदित कराने के लिए आवश्यक होती है उसको अपन क्या कह रहे थे, विद्युत अपघट्य की स्कंदन मान कह रहे थे। नेक्स्ट है कि यदि किसी विद्युत अपघट्य का स्कंदन मान जितना कम होगा वह स्कंदन करने में उतना ही प्रभावशाली होगा। ठीक है, तो किसी भी विद्युत अपघट्य का जितना इसका मान स्कंदन मान कम होता है उतना ही अधिक प्रभावशाली होता है। जैसे सारणी में हार्डी-सुलज़े की नियम की पुष्टि की होती है जिसमें AS2S3 में ऋणावेशित सोल तथा FeOH का होल ट्राइज में धनावेशित सोल के लिए विद्युत अपघट्यों के लिए उन्नयन मान दिए गए हैं। ठीक है, अब जैसे विद्युत अपघट्य है NaCl है, इसके धनायन की संयोजकता 1 है। ठीक है, इसका वर्णन मान या फिर स्कंदन मान कितना है, 52 है। ठीक है, उसी प्रकार अगर अपन और ये तो थे AS2S3 के लिए, मतलब आर्सेन या सल्फाइड के लिए, मतलब ऋणावेशित है सोल उसके लिए। ठीक है, और अगर अपन धनावेशित सोल की बात करें, ठीक है, जैसे फेरिक क्लोराइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इसके अपन के लिए KCl का यूज करेंगे जिसकी ऋणायन की संयोजकता कितनी है कि और स्कंदन मान 132 है। उसी प्रकार अगर अपन KNO3 देखें, इसका भी एक संयोजकता है इसका निर्माण 50 है। और KNO3 अगर अपन धनावेशित सोल में भी काम में ले सकते हैं जिसकी संयोजकता 1 है और इसकी जो इसका निर्माण है वो कितना है, 132 है। ठीक है, इसी प्रकार अगर अपन लास्ट में देखें AlCl3 की, ठीक है, AlCl3 के अंदर संयोजकता कितनी है, +3 है। ठीक है, और इसका जो स्कंदन मान है कितना होता है, 0.00093। ठीक है, उसी प्रकार K3FeCN6 का होल 3 अगर देखें तो इसके ऋणायन की संयोजकता कितनी है, 3। ठीक है, और इसका मान कितना है, 0.096। अर्थात अपन देख सकते हैं कि जैसे जैसे संयोजकता का मान बढ़ रहा है तो उसका स्कंदन मान भी कम होता जा रहा है। ठीक है, अर्थात जैसे जैसे संयोजकता बढ़ेगी तो जो विद्युत अपघट्य है उसके स्कंदन मान में कमी आती जाएगी और जिसका स्कंदन मान कम होता है वो एक प्रभावशाली स्कंदन कारक का कार्य करता है। इस प्रकार इस सारणी से जो हार्डी-सुलज़े का नियम था उसकी पुष्टि हो रही है या फिर इसके लिए प्रूफ है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है गोल्ड नंबर या स्वर्णांक। क्या होते हैं देखते हैं कि विभिन्न दर कोलाइड की रक्षण क्षमता भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, किसी विद्युत अपघट्य के मिलाने पर दर विरोधी कोलाइडों को स्कंदित होने से रोकने की दर कोलाइड की सामर्थ्य पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, कि जब अपन किसी भी दर विरोधी कोलाइड में दर कोलाइड मिलाएंगे तो जो रक्षण परत का निर्माण होगा वो उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगी कि विभिन्न दरों कोलाइडों की रक्षण क्षमता मात्रात्मक रूप में क्या स्वर्णांक द्वारा दर्शाई जाती है। ठीक है, जो दरों कोलाइडों की रक्षण क्षमता है, ठीक है, अपन उसको किस में प्रदर्शित करेंगे, गोल्ड नंबर के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। कि जिग्मांडी नामक वैज्ञानिक ने स्वर्णांक को निम्न प्रकार परिभाषित किया था। ठीक है, जिग्मांडी नामक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने गोल्ड नंबर को एक्सप्लेन किया था कि किसी दरों कोलाइड के आवश्यक न्यूनतम मिलीग्राम जो 10 मिली गोल्ड सोल का स्कंदन 10% NaCl के 1 ml विलयन के योग द्वारा कर रोक सके, ठीक है, उसकी स्वर्ण संख्या या फिर स्वर्णांक कहलाती है। ध्यान से समझना है, वापस से देखते हैं कि किसी दरों कोलाइड की क्या वह आवश्यक न्यूनतम मिलीग्राम में मात्रा जो 10 ml गोल्ड सोल का स्कंदन, ठीक है, 10% NaCl के 1 ml विलयन के योग द्वारा रोक सके, ठीक है, वो उसकी क्या कहलाती है, स्वर्णांक या फिर गोल्ड नंबर कहलाती है। ठीक है, मतलब
दरोसने कोलाइड की वह न्यूनतम मात्रा मिलीग्राम में, वह न्यूनतम मात्रा, ठीक है, जो 10 ml गोल्ड का सोल का स्कंदन 10% NaCl के 1 ml विलयन के योग द्वारा रोक रोक सके, ठीक है, वो उसका क्या कहलाता है, गोल्ड नंबर कहलाता है। इसको अपन सारणी में देखेंगे अलग अलग गोल्ड नंबर, कि गोल्ड सोल का स्कंदन होने पर कोलाइडी कणों का रंग लाल से क्या हो जाता है, नीला हो जाता है, ठीक है। जिस द्रव्य स्नेह कोलाइड का स्वर्णांक मान कम होता है उसकी रक्षण क्षमता अधिक होती है, अर्थात गोल्ड नंबर जिसका कम होगा उसकी प्रोटेक्शन पावर उतनी ही अधिक होती है। तो कुछ द्रव्य स्नेह कोलाइड के अगर अपन गोल्ड देखे स्वर्णांक या गोल्ड नंबर, ठीक है, तो इस प्रकार है कि स्टार्च का गोल्ड नंबर होता है 15 से 25 तक, हीमोग्लोबिन का होता है 0.03 से 0.07 तक, अरबी गोंद का देखें तो 0.15 से 0.25, जिलेटिन का होता है 0.005 से 0.01 तक, और एल्बुमिन जो प्रोटीन है एक के अंदर होती है उसका होता है 0.15 से 0.25 तक, अर्थात जितनी कम मात्रा होगी, ठीक है, गोल्ड नंबर की, वो उतना ही अच्छा प्रोटेक्शन लेयर का कार्य करेगा। नेक्स्ट अपना टॉपिक है द्रव्य का द्रव्य कोलाइड। अब तक अपन ने जो भी पढ़ा था वो ठोस का द्रव्य विलायक में पढ़ा था सॉलिड्स इन लिक्विड कोलाइड में पढ़ा था। अब है द्रव्य का द्रव्य कोलाइड, या फिर इमल्सन कह सकते हैं या फिर पायस कह सकते हैं, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन अनदर लिक्विड, या इमल्सन कह सकते हैं इसको, या फिर लिक्विड इन लिक्विड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये टाइप 2 का कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब तक अपन ने टाइप फर्स्ट पढ़ा था, ठीक है, अब ये टाइप सेकेंड है कि इमल्सन अथवा पायस एक प्रकार का क्या कोलाइडी तंत्र है जिसमें परस्पर अमिश्रणीय द्रव्य उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के कोलाइडी विलयनों में परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों ही क्या होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। उदाहरण के लिए दूध एक प्रकार का क्या है, पायस है, जिसमें द्रव वसा के कण जल में विस्तृत रहते हैं, ठीक है। तो द्रव का द्रव में कोलाइडी विलयन की पहली कंडीशन तो ये हो गई, जो दो द्रव काम में ले रहे हैं, मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों में द्रव है, तो दोनों ही एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, अमिश्रणीय होते हैं, मिक्सेबल नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर मिक्सेबल होंगे तो वो नॉर्मल सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उदाहरण की अगर अपन बात करें कि दूध है एक तरह का इमल्सन है, अर्थात पायस है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, क्योंकि दूध के अंदर क्या होता है, फैट होती है, वो लिक्विड के अंदर क्या रहती है, विस्तृत रहती है, लेकिन आपस में मिक्सेबल नहीं होती। कोलाइडी तंत्र में उपस्थित वश्य पदार्थ आकार में सोल के कणों से क्या छोटे होते हैं, जो कोले सोल के आकार से बड़े होते हैं तथा छोटी छोटी बूंदों के रूप में क्या रहते हैं, विस्तृत रहते हैं, ठीक है। और ऐसा तंत्र की क्या दो प्रावस्थाओं के मध्य जो डेंसिटी में माइक्रो डिफरेंस आता है, ठीक है, माइनर डिफरेंस है, उसकी वजह से देखने को होता है। पायस के छोटी छोटी बूंदों को साधारण साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अपन देखा जा सकता है। अतः इमल्सन तथा पायस एक ऐसा विस्मांगी निकाय है जिसमें एक से अधिक अमिश्रणीय द्रव्य परस्पर छोटी छोटी बूंदों अर्थात 0.1 म्यू आकार के रूप में विस्तृत रहते हैं। तो इमल्सन और पायस के अंदर एक तो हेट्रोजीनियस सिस्टम है तथा जिसके अंदर एक से अधिक अमिश्रणीय द्रव्य, ठीक है, क्या परस्पर छोटे छोटे बूंदों के रूप में विस्तृत रहते हैं। उदाहरण की बात करें, दूध है, क्रीम है, मरहम है, लोशन है, वो आदि किसके, इमल्सन के उदाहरण हैं। अब है इमल्सन के प्रकार या फिर पायस के प्रकार। पायस दो प्रकार का होता है, जल में तेल का पायस और तेल में जल पायस, ठीक है। पहला अपन पढ़ते हैं जल में तेल पायस, ऑयल इन वाटर इमल्सन, जिसको ओ अपॉन डब्ल्यू या ओ रेशियो डब्ल्यू भी डिनोट करते हैं। इस प्रकार के इमल्सन या पायस में तेल परिक्षिप्त प्रावस्था तथा जल क्या है, परिक्षेपण माध्यम के रूप में उपस्थित होता है, ठीक है, मतलब तेल है वो जल के अंदर घुला रहता है। अर्थात दूध और वेनिशिंग पाउडर क्रीम आदि इन पायसों को द्रव पायस भी कहा जाता है। सेकंड है तेल में जल पायस, वाटर इन ऑयल इमल्सन। इस प्रकार के पायस में जल क्या रहता है, परिक्षिप्त प्रावस्था, जबकि जो तेल है वो क्या परिक्षेपण माध्यम के में उपस्थित रहता है, जैसे मक्खन है, कोल्ड क्रीम है इत्यादि। इन्हें तेलीय पायस भी कहा जाता है, ठीक है। अपन इसको डायग्राम में समझ सकते हैं, जैसे पहला ऑयल इन वाटर है, तो वाटर तो यहाँ पर क्या होगा, परिक्षिप्त माध्यम, ठीक है, और जो ऑयल होगा वो परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में होगा। दूसरे के अंदर अगर अपन देखें वाटर इन ऑयल के अंदर क्या होगा, जो ऑयल होगा वो तो परिक्षेपण माध्यम के रूप में होगा, और वाटर है वो क्या यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में उपस्थित होता है। उपरोक्त दोनों प्रकार के अतिरिक्त पायस का एक प्राय रूप दिखाई देता है, जिस इसे बहुल पायस मल्टी
मल्टीपल इमल्सन कहते हैं, जैसा कि इसके नाम से इंगित होता है कि इसमें पायस के दोनों रूप एक साथ अस्तित्व में होते हैं। इसे अपन डब्लू के पायस के प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कुछ पायस मल्टी पायस के रूप में प्रेजेंट होते हैं, मतलब मल्टी इमल्सन के रूप में प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसमें ऊपर ऊपर जो दो प्रकार पड़े हैं उन दोनों की प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। अब है कि पायस को प्रभावित करने वाले कारक या फिर पायस के प्रकार को निर्धारित करने वाले कारक। ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इमल्सन के टाइप्स को फिक्स करते हैं। जब दो द्रवों को परस्पर मिलाकर हिलाया जाता है तो बनने वाले पायस का निर्माण ओ डब्ल्यू या फिर डब्ल्यू ओ निम्नलिखित दो कारकों पर निर्भर करेगा। ठीक है, कि दोनों द्रवों का तुलनात्मक अनुपात। पहला पॉइंट है कि जो दो लिक्विड्स अपन काम में ले रहे हैं इमल्सन बनाने के लिए, उसका अनुपात पर डिपेंड करेगा। सामान्य नियम अनुसार परिसर माध्य माध्यिक्य में होता है। उदाहरण के लिए अगर अपन ओ डब्ल्यू पायस के निर्माण में परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल का आधिक्य उपस्थित होगा तो होगा, जबकि डब्ल्यूओ पायस के निर्माण में अगर देखें तो परिक्षेपण माध्यम के रूप में तेल आधिक्य में होगा। मतलब जो दो अपन लिक्विड्स काम में रह रहे हैं तो जो आधिक्य में होता है वो परिक्षेपण माध्यम होता है, ये अपने को पता है। ठीक है, तो अगर अपन जल का आधिक्य लेते हैं तो पायस ओ डब्ल्यू प्रकार का होगा, और अगर अपन तेल का आधिक्य में लेते हैं तो जो पायस होगा वो डब्ल्यूओ प्रकार का होता है। नेक्स्ट है दोनों दरों का पृष्ठ तनाव, कि जिस द्रव्य की स्वयं को अधिकाधिक गोलाकार बूंदों के रूप में ढालने की प्रवृत्ति निहित होगी, ठीक है, वह परिचित प्रावस्था के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, मतलब जिसका पृष्ठ तनाव अधिक होगा। इसी प्रकार यदि तेल का पृष्ठ तनाव जल से अधिक होगा तो हमें जल में तेल प्रकार के पायस की प्राप्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव की बात करते हैं। मतलब जो द्रव है जिसका पृष्ठ तनाव ज़्यादा होगा वो गोलाकार रूप, उसकी जो बूंदे है वो गोलाकार रूप में ढल जाएगी और परिचित प्रावस्था के अंदर उपस्थित होता है। जैसे कि यदि तेल का पृष्ठ तनाव क्या है जल से अधिक होगा तो हमें जल में तेल अर्थात ओ डब्ल्यू प्रकार के इमल्सन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है पायस का निर्माण। पायस अथवा इमल्सन दो प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं। पहला है कि दो प्रावस्थाओं के मिश्रण को दाब द्वारा संक्रिप्त पाइप में से गुजार कर, और दूसरा है कि काउंटर रोटरी एजिटेटर नामक एक उपकरण से गुजार कर। ठीक है, और पायसों को निम्न प्रकार से भी प्राप्त किया जा सकता है। अदर मेथड कौन कौन सी है, कि पायस को जल में घोलकर, कि पायसी कारक या पायसी कारक जैसे एजेंट इमल्सिफाइड एजेंट है उसको अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे तो भी अपन को पायस मिल जाते हैं। कि पायसी कारक को जल में घोलकर विलियन में थोड़ा थोड़ा तेल मिलाकर अच्छी तरह हिलाया जाता है। इस विधि से तेल का जल में पायस प्राप्त होता है। सेकंड है कि पायसी कारक को तेल में घोलकर, पहले अपन ने जल में घोला था अब तेल में घोल रहे हैं, कि इस विधि में पायसी कारक को तेल में घोला जाता है। ठीक है, जिससे तेल में जल का पायस प्राप्त होता है। तो तीसरा है नवजात साबुन विधि, जिसे नेसेंट सोप मेथड भी कहते हैं। इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में पायसी कारक के वसा अम्ल वाले भाग को तेल में तथा क्षारीय अंश को जल में घोलकर दोनों विलीनों को मिला देते हैं। अंतःपृष्ठ पर साबुन के बन जाने के स्थायी पायस प्राप्त होते हैं। ठीक है, और यह विधि साबुन द्वारा स्थायी होने वाले पायसों के लिए उपयोगी होती है। किसी पायस के निर्माण की विधि पायसीकरण इमल्सिफिकेशन कहलाती है, और प्राप्त होने वाले पायस का प्रकार निर्धारण पायसिकार्य की प्रवृत्ति के आधार पर किया जाता है। तो बेनक्राफ्ट ने बताया था कि जिस प्रावस्था में स्थायी कारक पदार्थ अधिक विलेय रहता है वह भारी प्रावस्था है, और उदासीन साबुन जो हाइड्रोकार्बन में विलेय होते हैं अविलेय होते हैं लेकिन जल में विलेय होते हैं वो ओ डब्ल्यू प्रकार के पायस का निर्माण करते हैं। जबकि अम्लीय साबुन की बात करें जो हाइड्रोकार्बन में अधिक विलेय होते हैं वो कौन सा डब्ल्यू ओ प्रकार के पायस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ब्रेनकार्फ ने जो स्थायी कारक थे, ठीक है, जो पायसी कारक थे उसकी प्रकृति बताई थी कि अगर उदासीन प्रकार का है तो क्या होता है वह हाइड्रोकार्बन के अविलेय रहते हैं, तो वो जल में अविलेय होने के कारण जल में विलेय होते हैं। ठीक है, तो वो डब्ल्यू प्रकार के पायस का निर्माण करते हैं यदि, और अगर अपन अम्लीय साबुन जो हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं अधिक विलेय होते हैं वो क्या डब्ल्यू प्रकार के पायस का निर्माण करते हैं। और पायस का निर्माण क्या है अल्ट्रासोनिक तरंगों के प्रयोग से भी किया जाता है।
मिट्टी, कांच का चूर्ण, कैल्शियम कार्बोनेट तथा खनिज जल के साथ आसानी से गीली हो जाती है तथा जलीय पायस का निर्माण करते हैं, जबकि लैंप ब्लैक है तेल के साथ आसानी से तेलीय पायस का निर्माण करती है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है पाइसी कारक या इमल्सिफायर। इसको हम अपने अगले लेक्चर्स के साथ में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।